very good morning to all my dear students. Good morning, good morning, good morning. Please बैठिए. हाँ प्लीज पेज नंबर 63. हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट. सेक्शन इसका 56 to 10. अच्छा, सेक्शंस आपको याद करने हैं कि नहीं याद करने हैं? सेक्शन याद करने हैं, बिकॉज इफ़ यू वांट गुड मार्क्स तो गुड मार्क्स सेक्शन से ही मिलते हैं, बिकॉज थ्योरी का पार्ट तो ज़्यादातर लोग लिख देंगे. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स तब मिलेंगे जिस स्टूडेंट ने सेक्शन भी लिखा होगा, उसके मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे. फिर अगर मान लो इंटर में बचाव हो भी जाए, फाइनल में तो याद करनी पड़ेंगे. सेक्शन यही है तो अभी से याद कर लें. फिर रियल लाइफ में तो याद करनी पड़ेंगे. तो इसलिए बेटर ये है कि सारे सेक्शन भी साथ साथ आप याद कर लेना, जितने याद हो जाए. सारे याद नहीं होंगे, फिर भी जितने याद हो जाए. चलो ये पूरा याद नहीं होगा तो 56 ही याद रह जाए. तो एग्ज़ाम में अगर आपको खाली 56 याद आया, ये ध्यान नहीं आया पता नहीं ब्रैकेट में था 2 था कि 3 था, ये 10 था कि 9 था, तो खाली 56 लिख दें कि नहीं रहने दें? खाली 56 याद आ रहा है तो इतना ही लिख दें या इसको भी रहने दें? फिर लिखें तो पूरा, लिखें तो रहने दें. मतलब ये अप्रोच है, या जितना याद है उतना लिख दें? जितना याद है उतना लिख दो. ठीक है ना, जितना याद है उतना लिखो. तो जब से चलो स्टूडेंट ने ट्राई तो किया भाई, जितना याद हुआ उतना लिख दिया. और मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 0 मार्क्स, या फिर भी कुछ ना कुछ बेटर रहेगा? चलो कुछ तो किया भाई. ये बात आपको किसने बताई? हाँ जी, देखो ऐसा है नहीं. पहली बात तो ये सब बातें कहीं लिखी नहीं हुई, लिखा कहीं नहीं हुआ. अब आप कॉमन सेंस पे आ जाइएगा. एक स्टूडेंट ने बिल्कुल नहीं लिखा और एक ने इतना लिखा. आप बताओ बेटर कौन सा है? एक वो जिसने कुछ नहीं किया, और एक वो जिसने कुछ तो किया है. तो बेटर बताइए, ये हुआ कि ये हुआ? कुछ तो किया है ना, तो बेटर ये रहा. कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो है. एफर्ट्स तो हैं, कामयाब नहीं हुए, उसके तो एफर्ट्स ही नहीं है ना. तो कोई बात नहीं, जितना याद है. अच्छा, दूसरा एग्जामिनर, क्या एग्जामिनर को खुद को सारा याद होगा? नहीं याद होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर. तो इसलिए जितना है भाई उतना तो करें हम, इतना जो कुछ है वो भी छोड़ दें हम. फिर आपको एग्जाम में क्या गारंटी है ये सही है कि गलत है? यू आर प्रिज्यूमिंग इट टू बी करेक्ट. तो ऐसे तो मान लो आपको एग्जैक्ट याद है 56 to 10, फिर भी कोई गारंटी थोड़ा है. एग्जाम में माइंड उतना काम नहीं करता, सही में भी डाउट रहता, पता नहीं सही है कि नहीं है. तो फिर तो ये भी छोड़ दो, क्या पता गलत हो जाए. डाउट एग्जाम में रहता है, बहुत सारी चीज़ों में रहता है. तो मतलब आपको पूरी एफर्ट्स करनी है, जितना जो कुछ कर सकते हो कर लेना. ठीक है. अब मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल में लिखा है कि सेक्शन का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, मार्क्स डिडक्ट भी नहीं किए जाएंगे, वेटेज भी नहीं दिया जाएगा. ये मॉड्यूल में लिखा है. आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, काफ़ी क्वेश्चन है खाली सेक्शन से पूछे हुए हैं. बताइए सेक्शन के अंदर क्या है? किसी भी बार का क्वेश्चन पेपर उठा लो, हर बार लिखा हुआ है. और मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है और डिडक्ट भी नहीं होंगे. और क्वेश्चन पेपर आया ही सेक्शन से हुआ है. तो मान लो किसी ने याद ही नहीं किए, तो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन से आया वो कैसे लिखेंगे? और सेक्शन के पार्ट भी आए हुए हैं, जीएसटी में भी, दोनों में आए हुए हैं. तो मॉड्यूल की लिखी वो बात का कोई रेलेवेंस नहीं है. ये क्वेश्चन पेपर कुछ और बताया जा रहा है, मॉड्यूल कुछ और बताया जा रहा है. ठीक है. तो इसलिए आपको करने हैं. फिर इंटर में बच जाओगे तो फाइनल में तो करने हैं, रियल लाइफ में तो करने हैं. अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके. ठीक है. तो जितना आप कर सकते हो कर लेना. हर स्टूडेंट का अपना अपना है. करेक्ट. अब हमने गिफ्ट में डिस्कस किया था कि भाई 3 कैटेगरी में हम गिफ्ट को डिवाइड करेंगे.
फर्स्ट कैश वाला, दूसरा काइंड वाला, तीसरा लैंड बिल्डिंग वाला, ठीक है। ये काइंड वाला और ये कैश वाला। तो इसमें अप्रोक्सीमेट कवर कर लिया था, लेकिन इसमें लैंड बिल्डिंग वाले में नीचे की 2-3 लाइनें मैंने छोड़ दी थी, वो लाइनें अब देख लेते हैं। लेट्स सी दैट पार्ट। इफ ह्यूमन प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिसीव्ड, जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले में जितना रीड किया था उसके आगे से रीड कर रहा हूँ मैं। इफ ह्यूमन प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर ए कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, also stamp duty value exceeding by more than 10% of the actual consideration. In such case, taxable amount shall be the stamp duty value of such property as exceeds such consideration. देखिए अब एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स के पास लैंड या बिल्डिंग है, मार्केट वैल्यू है 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 8 लाख, और ये इसने मिस्टर वाई को 2 लाख में बेच दिया, तो डिफरेंस 6 लाख क्या बन जाएगा? गिफ्ट। ये बात यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर तो गिफ्ट कर दे तो 8 लाख गिफ्ट हो जाएगा, अगर सेल कर दे तो 6 लाख हो जाएगा। मार्केट वैल्यू से तो कोई लेना देना होता नहीं है लैंड बिल्डिंग का, लैंड बिल्डिंग में मार्केट वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। ये डिस्कस किया था ना। अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि सपोज करिएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 8 लाख और मैं बेच रहा हूँ लेट्स सी 7,60,000 में, डिफरेंस है 40,000, तो क्या ये गिफ्ट माना जाएगा? आठ लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 760 में बेचा है, डिफरेंस 40,000, क्या गिफ्ट माना जाएगा? कितना स्टूडेंट लगता है गिफ्ट माना जाएगा? कितना स्टूडेंट लगता नहीं माना जाएगा? हमने डिस्कस किया था डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। 50,000 तक कोई बात नहीं है, उससे 50,000 तक कोई बात नहीं है, उतना थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा हो जाएगा, 1-1 रुपये का हिसाब नहीं रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब की बात है। 50,000 तक में गिफ्ट नहीं माना जाएगा, अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा आ जाए, कितना भी आ जाए तो माना जाएगा। करेक्ट हो गया। ऐसे काइंड वाले में भी था, गोल्ड मान लो 10 लाख का है, 960 में बेच दिया, डिफरेंस 40,000, क्या गिफ्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। 50,000 तक कोई बात नहीं, डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा हुआ तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 100 लाख, नहीं लेट्स सी आई एम सेलिंग इट फॉर 100 लाख, सेल कंसिडरेशन है 100 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 105 लाख, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, सेलिंग फॉर 100 लाख, तो डिफरेंस कितना आया? 5 लाख, तो क्या है गिफ्ट माना जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 105 लाख, लेकिन मैं कम में बेच रहा हूँ 100 लाख में, 5 लाख 50,000 से तो ज़्यादा है, क्या गिफ्ट माना जाएगा? कितना समय लगता है माना जाएगा? स्टार्टिंग में ऐसे ही था, फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, जितने में आप सेल कर रहे हो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके 110% तक भी है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे हम। 110% कितना बना? 110 लाख, यहाँ तक छोड़ देंगे हम। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा है, मान लीजिएगा 111 लाख, ये इसका 111% हो गया, एक्सीडिंग बाय मोर देन 10%, तो फिर डिफरेंस को गिफ्ट मान लिया जाएगा। इस केस में 11 लाख का डिफरेंस जो है वो गिफ्ट मान लिया जाएगा, और इस केस में 5 लाख को छोड़ देंगे। यानी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि अगर एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, एक और तो 50,000 था, वो तो अमाउंट है, एक और परसेंटेज भी आ गया, यानी ये गैप 50,000 से भी ज़्यादा हो और 10% से भी ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन पूरी करेगा तब टैक्स करेंगे। तो ये 50,000 से तो ज़्यादा है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं है। ये भी 110 भी 50,000 से 10% ज़्यादा नहीं, 10% है, 10% से ज़्यादा नहीं है, 10% से भी ज़्यादा हो, इट शुड एक्सीड बाय मोर देन 10%, तो ये 10% से एक्सीड कर रहा है, मोर देन 10 से नहीं। और अगर ये 111 जाए, अब ये एक्सीड कर रहा है मोर देन 10% से, जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग द एक्चुअल कंसिडरेशन बाय मोर देन 10%, नाउ इट इज टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और रिलैक्स किया है। क्यों रिलैक्स किया है अभी बात कर लेंगे।
पहले एक बार रीड करके देख लो क्या यही लिखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, चेक कर लीजिए। साथ में 2 एग्जाम्पल भी है, वो भी देख लो। दो गिफ्ट दिए, देखिए लीजिए कि इनका क्वेश्चन, एक्स ने 2 गिफ्ट रिसीव किए मान लो किसी से भी, एक वाई से एक जेड से या सेम पर्सन से। पहले गिफ्ट में लैंड बिल्डिंग में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, कितनी 20,000, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, हाँ गिफ्ट टोटली फ्री, इसमें 20,000, एक और तीसरा और मिला 11,000, 51 हो जाएगा। सुनिए अब इस बात को, देखो जो कैश गिफ्ट है ना उसमें लिखा टोटल करना है, काइंड वाले में टोटल करना है, लैंड बिल्डिंग में टोटल करने की बात नहीं की। लैंड बिल्डिंग में सब अलग अलग देखे जाएंगे, ये 50 तक एग्जम्प्ट है, 50 तक एग्जम्प्ट है, 50 तक एग्जम्प्ट है, वो एग्रीगेट लैंड बिल्डिंग में नहीं है। उसका कारण है मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि अगर मैं इतनी बात बता दूं तो आप कहोगे फिर तो बहुत बढ़िया, 100 गिफ्ट ले लो, 50-50 हज़ार के सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे, है ना। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि लैंड बिल्डिंग कभी 50,000 से कम होती नहीं है, उसे 20,000 की लैंड बिल्डिंग होती नहीं है, कोई लैंड बिल्डिंग नहीं जो 50 से कम हो, तो हमें एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं। एवरी इंडिविजुअल लैंड बिल्डिंग विल बी एक्सीडिंग मोर देन 50 एंड शैल बी टैक्सेबल, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इमेजिन करके देखो कोई लैंड बिल्डिंग आपने सुनी है जो 50,000 से भी कम हो। लैंड बिल्डिंग मीन्स लाखों की बात करो, हज़ारों की तो बात ही मत करो। इसलिए इसमें उन्होंने कहा एग्रीगेट की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल लैंड बिल्डिंग विल बी एक्सीडिंग 50, अंडरस्टूड है। इसलिए इसमें एग्रीगेट नहीं है, कैश में एग्रीगेट है, काइंड वाले में एग्रीगेट है, इसमें एग्रीगेट नहीं, इसमें इंडिविजुअल को चेक करेंगे, आप एग्रीगेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 10% वाली बात क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैं आपको रियल लाइफ के हिसाब से बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। अब उन्होंने कहा भी पूरी रोहिणी इज 1 सर्कल, सारी रोहिणी का रेट सेम रहेगा। एंटायर पीतमपुरा इज 1 सर्कल, पूरी रोहिणी सेक्टर 1 से लेके लगभग 50 सेक्टर है, तो क्या सब में रेट सेम है? रियल लाइफ के हिसाब से तो रेट में बहुत फ़र्क है, और स्टैम्प ड्यूटी में इसे रेट सेम कर दिया। उन्होंने कहा अब क्या करें भाई, हम तो पूरे एरिया का रेट देंगे। अब रिजल्ट ये है कि यहाँ पे रोहिणी में मान लीजिएगा सेक्टर 8 की बात करें, 7 की बात करें, जो पहले बसे हुए हैं 78 के बसे हुए हैं, ये तो यहाँ पे 100 गज का प्लॉट कम से कम 4 करोड़ का है, और जो अभी नए सेक्टर बने हैं वहाँ पे 100 गज का प्लॉट 50 लाख का है, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे भी 70 लाख है। देखो आप 400 लाख को गवर्नमेंट कह रही है 70 लाख, और जो कम है 50 लाख उसको भी कह रही है 70 लाख। तो ये तो बंदा कह रहा है मेरे तो मज़े आ गए, 400 लाख वाले को 70 का टैक्स दूंगा, बाकी छुपा लूँगा। ये कह रहा है मुझे तो फंसा दिया आपने, 50 में तो मार्केट वैल्यू है, उससे भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये कैसे हुई? मैं तो नहीं मानता, मैं तो कोर्ट में जाऊँगा। लॉ कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ थोड़ा बना सकती है जो पब्लिक के अगेंस्ट हो, जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो। उसमें इक्विटी होनी चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, गुड कॉन्शियस होनी चाहिए, तब लॉ बनता है। तो मैटर कोर्ट में जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, झगड़ा मत कर भाई, रिलैक्स कर देते हैं, तेरे को 10% का बेनिफिट और देते हैं बस। अगर तू इसको बेचेगा तो क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% तक बढ़ा लो, इतना गैप नहीं अलाउ किया, 10% तक अलाउ किया है। देखो अगर 55 लाख है और तुम 50 लाख में बेच दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, गैप है, हम टैक्स नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। रियलिटी में तो हर एरिया के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, यानी इतना बड़ा सर्कल बनाने की बजाय इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे।
15 सेक्टर तक अलग, 15 से 30 तक अलग, उससे अलग, क्योंकि नए नए रोहिणी के सेक्टर भी बन रहे हैं और जो बन रहे हैं वो पूरे जंगल है, लेकिन सेल परचेज वहाँ भी खूब चलती है, वो पूरे पूरे जंगल है। सेक्टर 36, 37, 38, 39, 40 बन गए हैं ये, डीडीए ने बेच भी दिए है, सेल परचेज भी चल रही है, लेकिन रेट कम है। तो यहाँ पर अगर हम प्लॉट खरीदेंगे 4 करोड़ का, तो 2 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4.25, 4.5 का हो जाएगा, 20 लाख 25 लाख बढ़ेगा। यहाँ खरीद लो, ये 50 लाख वाला 2 साल में 2 करोड़ का हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सेक्टर जिनमें कोई नहीं है, वहाँ पे कौन खरीद रहा है, कौन लगा रहा है? जिनके पास पैसा है बल्क में, ध्यान करो, हमने कहा था 2 नंबर का पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? प्रॉपर्टी में। इस वाली में लगा दो, साथ में 2 नंबर एडजस्ट हो जाएगा, जितना हो सकता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट तो बहुत बढ़िया है, ये गारंटेड रेट होगा ही होगा, 2 करोड़ 3 करोड़ 4। भाई जैसा ये सेक्टर वैसा ये सेक्टर, बस फर्क यह अभी पब्लिक नहीं आई, पब्लिक तो आ जाएगी, पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रही है तो पब्लिक तो आएगी, तो ये सब रेट ऐसे हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा नई जगह पे होती है, इन्वेस्टमेंट हमेशा जंगल में की जाती है। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 2 4 5 6 सालों में बेटर हो जाएगा, और बेटर और बेटर और बेटर, ठीक है। तो 10% वाली बात ही है, कुछ रिलैक्स कर दिया है 10%, फिर भी ज़्यादा गैप है, कोई बात नहीं, कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट स्पेशली बुलाएगी दिल्ली गवर्नमेंट को भी, ये क्या किया तुमने? तो एज ए स्पेशल केस दिल्ली गवर्नमेंट विल से जी चलो सर कोई बात नहीं, हम इस केस में ना एज ए स्पेशल केस छोड़ देते हैं इनको, हम जो है जितना मार्केट का रेट है या इसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे, हम 70 नहीं, इनके लिए चलो हम 50 ले लेंगे, बस उस पर्टिकुलर केस में छोड़ दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट फिर ये करती है कि जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो फिर गवर्नमेंट को कॉमन मैन की तरह ट्रीट करती है, कटघरे में खड़ा कर देती है, जो भी इसका ऑफिसर होगा, ये क्या किया तुमने, कैसे लॉ बनाया तुमने, पब्लिक के साथ क्या कर रहे हो आप? ऐसे झाड़ते हैं जजेस, तो फिर ऐसे ही झाड़ते हैं। फिर वो दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं सर ये कारण था, मिस्टेक हैज बीन डन, या तो हम इसको सेपरेट कर देंगे सारे एरिया को, या इनके लिए जो भी रिलीफ आपको हम दे देते हैं। ये सिस्टम है, ठीक है, रीड करेंगे। फाइनली बताओ डाउट्स, यहाँ तक के सारे पार्ट में डाउट पूछ लो। ये पूरा जितना भी पार्ट लास्ट क्लास का था, आज की क्लास, पहले इतनी बात समझ लो। कोई डाउट है पूछिए, चलिए फिर आगे। जितने में हम सेल कर रहे हैं, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, उसके 110% तक है, मतलब एक्सीड कर रही है 10% तक, तो कोई बात नहीं 10% से भी ज़्यादा से एक्सीड कर रही है, यानी 110% से भी ज़्यादा है, उनसे फिर नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर तो जो एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जितने में आपने बेचा डिफरेंस को लेके हम टैक्स कर देंगे, इग्नोर करेंगे 10% तक, रिलैक्स करेंगे 10% तक, बिकॉज कई जगह ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। बिकॉज गवर्नमेंट बड़ा एरिया सेलेक्ट करती है, पूरी रोहिणी को एट पार कर दिया, पूरी रोहिणी एट पार हो ही नहीं सकती। जो सेक्टर 1 है अवंतिका, वहाँ सबसे ज़्यादा रेट है अवंतिका में, बिकॉज वो तो पूरी चांदनी चौक बन गया है अवंतिका। तो अब देखो उसकी मार्केट, चांदनी चौक की मार्केट और उसकी मार्केट एक ही बात है, इतना बिजनेस है वहाँ पे, किराए पे भी लेनी है छोटी सी दुकान तो उसका किराया ही इतना है, छोटी सी दुकान का 50,000 रुपये पर मंथ से कम रेंट नहीं है, बिकॉज बिजनेस इतना है। अब सेक्टर 8 की बात करें, कॉर्नर पे मधुबन चौक के बहुत रेट है, आगे 7 में भी बहुत रेट है, रिठाला तक बहुत रेट है क्योंकि मेट्रो अवेलेबल है, उसके बाद रेट डाउन होना शुरू होएगा क्योंकि अभी मेट्रो नहीं है। डीप चलते जाओ, वो जो हेलीपैड बना है ना दिल्ली में, सेक्टर 36 के सामने या 36 में, हाँ हेलीपैड, अब हेलीपैड के आसपास के सेक्टर अभी वहाँ कोई रेट कुछ खास नहीं है, लेकिन जब मेट्रो एक्सटेंड हो जाएगी वहाँ और हेलीकॉप्टर सर्विस दिल्ली में स्टार्ट हो जाएगी, तब रेट फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि हेलीपैड बना दिया, हेलीकॉप्टर भी आ गई, सब कुछ आ गया, बस सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई। कभी दिल्ली के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ, उसके चार्ज ही लेंगे वो, यहाँ से लेके साउथ दिल्ली तक 5 मिनट में छोड़ देंगे बाई एयर।
तो वो अभी हेलीपैड पूरा बना दिया, हेलीकॉप्टर भी लाके खड़े कर दिए, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये सबसे बढ़िया है, यहाँ ले लो मकान, कहीं भी जाना है हेलीकॉप्टर से जाओ, और मेट्रो भी आ जाएगी तो मेट्रो से जाओ। ठीक है, देखिए अब आगे इसका पेज 64 पे आ जाइए। द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, पेज 64 पे पहले लाइन में तो एग्जाम्पल ही है, सेकेंड लाइन से देख लीजिएगा। If the date of the agreement fixing the amount consideration for transferable property and the date of registration are not the same, in such cases the stamp duty value on the date of the agreement shall be taken to account, but part of the consideration should have been paid by account pay check. An account pay bank draft or by use of electronic clearing system through a bank account or through cash or through such other electronic modes as may be prescribed, etc. etc. चलो पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या मतलब है इसका। मीनिंग आप समझिए क्या मीनिंग है। देखो, एक बिल्डर है एबीसी लिमिटेड, अब इन्होंने अभी प्लॉट खरीदा है, इस पे रेजिडेंशियल हाउसेस तो अभी बनाएंगे ये। तो बिल्डर क्या करते हैं, ऐड पहले ही स्टार्ट कर देंगे, इसका नक्शा बना लेंगे और बहुत बढ़िया पिक्चर आ जाएगी, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, कितने बढ़िया फ्लैट्स बने हुए हैं, ये फैसिलिटी है, यहाँ पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है, पार्किंग भी है, ये है वो, ऐसा लगता है पूरी जन्नत हो पेपर के ऊपर। और वो कहेंगे भी आ जाओ, जिनको अभी खरीदना है खरीद लो, देखो फिर बाद में महंगा हो जाएगा, अभी तो हम 50 लाख में दे रहे हैं, बुकिंग करवा लो, 10 लाख एडवांस दे दो, बाकी बाद में दे देना, जब आपको रजिस्ट्री मिलेगी, वो पोजीशन मिलेगी, हम 2 साल में आपको पोजीशन दे देंगे। वो पब्लिक जो है ना, ये देख करके ये सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा, आपस में बात सुनी, सारी पब्लिक भागती है। ऐसी कॉमन सी बात है, इंडिया के अंदर पूरी पब्लिक है, बाद में चाहे कितना भी लॉस हो, फिर सारे रोते रहते हैं सड़क पे खड़े होकर। टीवी पे कितनी ऐड गवर्नमेंट दे रही है कि लालच में मत आओ, देखो सब कुछ सोच समझ के करो, किसी के लालच में होता पैसा डबल कर देंगे हम 6 महीने में। डबल कैसे हो जाएगा 6 महीने में? मैजिक से कर देंगे, इससे कर देंगे, किसी लालच में। ठीक है, तो एनीवे, अब एक बंदे ने कहा ठीक है जी 50 लाख में मिल जाएगा, ले लेते हैं। ठीक है, और लेट्स सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 50 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 50 लाख है, बुकिंग करवा ली। अब ये बिल्डर 6-7 साल तक बात ही नहीं करेगा, 2 साल के बाद लोगों को कहेगा बस 6 महीने और रुक जाओ, 6 महीने और रुक जाओ, 6 महीने और रुक जाओ। ये बन के तैयार नहीं होगा, 1730 से पहले भूल जाओ इसको, 2 उसका ये तो 6 तो कम से कम लगेगी। अब यहाँ पे तैयार हुआ, पब्लिक कह रही है चलो जैसे भी हुआ, अब इसकी रजिस्ट्री होगी हमारे नाम में। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, तो रजिस्ट्रार ने कहा ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बढ़ गई है, अब तो 80 लाख हो गई है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एक तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 80 लाख पे देनी पड़ेगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अब आपको गिफ्ट में का पैसा भी लगेगा, क्योंकि 80 लाख स्टैम्प ड्यूटी वाला 50 लाख में खरीद रहे हो, 30 लाख की इसके ऊपर गिफ्ट मान के टैक्स लगेगा। बिकॉज कितने में खरीद रहे हैं? 50 में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 80। मार्केट वैल्यू जितनी भी हो, मान लो मार्केट वैल्यू 150 लाख होगी, मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है, उस एसएससी का लॉस कुछ नहीं है। वो कह रहा कोई बात नहीं, मैंने तो 50 में ही खरीदा था, 150 हो गई है, स्टैम्प ड्यूटी 80 लाख पे देंगे तो दे देंगे। अब बीच में गिफ्ट भी आ रहा है, तो ये एसएससी जो है कह तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रहा है कि जी गलत कर रहे हो आप, स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती हो गया, हम नहीं सुनते, निकालो टैक्स। फिर ये बात उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी बात सुनते हैं, छोड़ो तुम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की रहने दो, तुम उस दिन की देख लो, उस दिन के स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू के हिसाब से गिफ्ट बनता दे दो, उस दिन के हिसाब से बनता नहीं। तो ये क्लॉज जो अभी हम रीड करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले कभी एग्रीमेंट किया था और कुछ एडवांस दिया था और रजिस्ट्री बाद में होगी, तो रजिस्ट्री की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ली जाएगी, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया था उसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी, ये लिखा हुआ है बस। तो यानी इसमें गिफ्ट नहीं बनेगा, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती। तो जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ था, आप पहले रीड कर लो सारे को, फिर साथ में एग्जाम्पल भी है, फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, एक रीडिंग लगी देगी।
अब थोड़ी बात बीच में और ऐड कर देता हूँ। देखो मैं एग्जाम्पल को स्लाइटली बदलते हैं। ABC लिमिटेड 1724, मार्केट वैल्यू 50 लाख, हमें 50 में मिल रहा है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख। करेक्ट? मार्केट वैल्यू 50 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख है, और हमें ये 50 लाख में मिल रहा है। क्या इसमें कोई गिफ्ट है? नहीं है। और मैं ऐसे कर दूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख और हमें मिल रहा है 30 लाख। क्या इसमें गिफ्ट है? यस, इसमें गिफ्ट है। तो क्या बिल्डर इतने में देगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख, फ्लैट मिल रहा 30 लाख, तो वो देगा। वो ऐसे देगा, एक नंबर में 30 लाख लूंगा और 2 नंबर में 50 लाख वोट लूंगा। वो रियलिटी में 80 लाख में दे रहा है, दिख रहा है 30 लाख। क्योंकि हमने कहा था लैंड बिल्डिंग में सारा 2 नंबर जाएगा, 2 नंबर यहाँ भी जाएगा। बिल्डर कहेगा भाई 50 लाख तो लूंगा, देखो 2 नंबर में 30 लाख लूंगा चेक से, नजर आएगा इतना। ठीक है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख, तो गवर्नमेंट से फिर गिफ्ट में टैक्स लगेगा। कितने पे लगेगा? कितने में लगेगा? 10 लाख। अगर 110% से ज़्यादा है तो जो भी डिफरेंस है सारे पे लगेगा। अब एक्चुअल सेल वैल्यू 30 लाख, इसका 110% कितना बना? 33, और वो कितना? 40, तो एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल। इट्स नॉट 110 के ऊपर। इफ इट इज मोर देन 110 देन एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? 10 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब ये पोजेशन मिलती है 1730 को, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ के हो जाती है 80 लाख, इसका एग्रीमेंट है 30 लाख। तो स्टेट गवर्नमेंट से देखो, हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी लेंगे आपसे, हमें नहीं पता आपका एग्रीमेंट कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, क्या वैल्यू थी, उससे हमने क्या लेना, हमें तो रजिस्ट्री की डेट बताओ। तो कोई भी इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती है। जैसे वी आर वेरी मच क्लियर पे ऑन दिस वन। ठीक है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये तो गिफ्ट बन गया। 80 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तुम 30 लाख में 50 लाख का गिफ्ट बन गया। फिर पब्लिक ने रिप्रेजेंट किया तो गवर्नमेंट मान गई, चलो रहने दो, आप इसी दिन वाली ले लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसी दिन वाली ले लो। तो 10 लाख तो भाई अभी भी बन नहीं रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ भी बन रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बात मैंने पहले बोली थी, इसमें कुछ और ऐड करूँगा मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक कस्टमर मिस्टर वाई वो आज ही खरीदने आया है 1730 को, बिल्डर से वो आज ही बात कर रहा है, आज की डेट में ये बात कर रहा है। तो बिल्डर ने इसे कहा कि भाई देख ऐसा है, आज की डेट में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख। ठीक है? और मैं अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख में तुझे दिखाऊंगा तो 50 लाख का तेरा टैक्स लग जाएगा, कि तेरा तो एग्रीमेंट भी आज का है। ठीक है? अगर मैं शो करूं कि मैं तुझे 30 लाख में बेच रहा हूं, मान लो एक नंबर 30 लाख लूँ, तो तेरा गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। उसने कहा एक काम करो, मेरा भी एग्रीमेंट बैक डेट में दिखा दो, मेरा भी दिखा दो, मैंने 1724 का एग्रीमेंट, गवर्नमेंट को क्या पता एग्रीमेंट कब हुआ था। तो सब लोगों ने जो आज की डेट में खरीदे, सब ने बैक डेट में एग्रीमेंट दिखा दिया, कागज़ पे एग्रीमेंट लिखा, डेट ये डाली, लो जी ये तो पुराना एग्रीमेंट है जी। सब ने लार्ज स्केल पे रेफरी स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट का ये क्या हुआ, हम तो जेन्युइन को बचा रहे थे, सारी ये पब्लिक आ गई। तो गवर्नमेंट का ऐसे नहीं, प्रूफ दिखाओ, आपने कोई एडवांस दिया था, बिना एडवांस के एग्रीमेंट कैसे हुआ। उन्होंने कहा दिया था, मैंने कैश में दिया था। अब कैश का क्या पता कब दिया था, दिया आ जाए बैक डेट में। फिर गवर्नमेंट ने बीच का जो पैराग्राफ है ये अमेंडमेंट लेके आए कि वो एडवांस कैश वाला नहीं माना जाएगा, या तो चेक से हो, या ड्राफ्ट से हो, या ऑनलाइन हो, या आरटीजीएस हो, या एनईएफटी हो, यानी जिसका प्रूफ हो कि वो इस डेट को ट्रांसफ़र हुआ है। अब बताओ ऑनलाइन आज ट्रांसफ़र करके बैक डेट कैसे दिखाएं। तो ये कंडीशन एडिशनल लगा दी है कि हम आपके एग्रीमेंट को मानेंगे, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा एडवांस दिया। और एडवांस कैसे दिया, अगर क्वेश्चन कहता है कैश में दिया तो नहीं माना जाएगा। ये इतने सारे मोड्स बीच में लिखे हुए हैं, वो रीड कर लो, इनमें से किसी तरीके से होना चाहिए। अब देखो दोबारा रीड करते हैं सारे बात। इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट
fixing the amount of consideration for the transferable property and the date of registration are not the same. Agreement कभी हुआ, registration कभी हुआ. In such cases, stamp duty value on the date of agreement shall be taken to consideration. चलो हम stamp duty value agreement की डेट की मान लेंगे, लेकिन कंडीशन है बट पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मतलब एडवांस, बेशक ब्रैकेट में लिख लो एडवांस. अर्नेस्ट मनी कहते हैं या एडवांस कहते हैं. पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मतलब एडवांस शुड हैव बीन पेड बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स देखो ये लिखा हुआ है, या तो क्रेडिट कार्ड से दो, या डेबिट कार्ड से दो, या नेट बैंकिंग से दो, या IMPS दे दो, या UPI से दो, RTG से, मतलब जिसका प्रूफ हो, पता लग जाए पेमेंट कब हुआ है. कैश का तो देखो पता नहीं लगेगा. एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद ए बिल्डर ऑन 1/2016 परचेज ऑफ वन बिल्डिंग 20 लाख, स्टैम्प ड्यूटी 27 लाख. देखो जिस समय एग्रीमेंट हुआ उस समय भी 7 लाख का डिफरेंस है, वो तो टैक्स होगा. बाद में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा भी हो जाएगी तो कौन से कोई बात नहीं. एडवांस ऑफ 3 लाख वाज गिवन बाय अकाउंट पे चेक बट प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड इन नेम. कब जाके ट्रांसफर 1/24, उस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख होगी. तो 35 और 20 का डिफरेंस नहीं लिया जाएगा, 27 और 20 का लिया जाएगा. इन दिस केस गिफ्ट शैल बी 7 लाख. डिफरेंस अमाउंट इज मोर देन 50,000, मोर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन. सिमिलरली इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल इनकम. अब आप आराम से यहाँ तक सारा रीड कर लीजिएगा. ये जनरल प्रोविज़न है, फिर आगे कुछ स्पेशल प्रोविज़न अभी स्टार्ट करेंगे. जनरल तक पहले क्लियर कर लीजिएगा. हाँ जी प्लीज़ बताइए डाउट्स यहाँ तक. यहाँ तक पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखवाता हूँ, सॉल्व करके देख लो. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हाँ जी देखिए इनकम की टोटल कितनी कैटेगरी है? 5. 4 स्पेशल, बाकी सब नॉर्मल है. तो किसी को गिफ्ट मिलता है तो नॉर्मल इनकम में जाता है. अब इसका कन्फ्यूजन कैपिटल गेन से देखिए कैसे. मिस्टर एक्स ने 10 लाख की प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है, बेची है 7 लाख में. तो कैपिटल गेन सेलर का है, बेचने वाले का, बायर का नहीं है. सेलर का कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? इसने कभी ये 2 लाख की खरीदी थी, उसे 2 लाख की खरीद के आपने 7 में बेची है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम तो हम मानते ही नहीं है, इसको तो मानते ही नहीं है. ध्यान करो, मैंने बीच में बताया था आपको कि कैपिटल गेन का चैप्टर क्या कहता है, सेल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 10 लाख. तो आपका 8 लाख का कैपिटल गेन है, आप सेलर 8 लाख के कैपिटल गेन पर टैक्स दो. अब आ जाओ बायर. बायर तुम्हारा 3 लाख का गिफ्ट है, तो बायर तुम्हारी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम टैक्स दो. तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है. बायर के हैंड्स में गिफ्ट है, सेलर के हैंड में कैपिटल गेन है. सेलर जाएगा कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स और बायर का जाएगा नॉर्मल इनकम. कैपिटल गेन का चैप्टर क्या कह रहा है? कोई पर्सन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचेगा. अगर 10% तक का गैप है तो चलेगा. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 7 लाख की बजाय 7,70,000 होती तो कोई बात नहीं, चल जाएगा. लेकिन वो 770 नहीं, वो ज़्यादा है. तो आप कहते रहो 7 में, हम नहीं मानते, 10 लाख में मानेंगे. खरीदा आपने कितने में? 2 लाख में. डिफरेंस क्या है? कैपिटल गेन. ये कैपिटल गेन की इनकम है. और बायर, तुमने तो कुछ बेचा ही नहीं. कैपिटल गेन खरीदने पे नहीं आता, बेचने पे आता है. बायर का कोई कैपिटल गेन नहीं होता. बायर तुमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में क्यों खरीदा? तुम्हारा तो भाई फ़ायदा हो गया. फ़ायदा मतलब गिफ्ट हो गया, गिफ्ट होगा मतलब टैक्स नॉर्मल. तो ये अलग बात है. ठीक है, डाउट देख. कैपिटल गेन ये ध्यान रखना हमेशा सेलर का होता है, बायर का कभी कैपिटल गेन नहीं होता. जब ये बायर आगे चल के कभी सेलर बनेगा तब इसका कैपिटल गेन आएगा. ये बातें सारी कैपिटल गेन के चैप्टर में आएंगी, बहुत डिटेल में आएंगी. 7 to 8 क्लास कैपिटल गेन में लगाएंगे तब वे वहाँ आएंगी.
अभी हम लेने वाले की बात कर रहे हैं, देने वाले की नहीं कर रहे। देने वाले को डील करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, लेने वाले को डील करेंगे यहाँ। लेने वाले का तो बड़ा सिंपल है, लेकिन देने वाले का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लिखो, एक प्रैक्टिकल लिख पाता हूँ। Income under the household will be 30 lakh, then LTCG 112A 4 lakh. He purchased one building, rupees 10 lakh, and market value 50 lakh. Stamp duty value 30 lakh. Compute इनकम एंड टैक्स। डिफ़ॉल्ट में भी निकालना और ऑप्शनल में भी निकालना, दोनों में कैलकुलेट कर लेना। ये जो गिफ्ट की इनकम है कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्सेज में। किस रेट पे टैक्स होगी? नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स होगी, ये वाली। कैपिटल गेन किसका आता है? सेलर का। गिफ्ट किसका आता है? बायर का। गिफ्ट किस पे टैक्स होगा? स्लैब रेट पे। कैपिटल गेन किस पे टैक्स होगा? शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, हो जाएगा ना? कर लीजिएगा।
हाँ प्लीज़ यहाँ तक डाउट्स बताइए एक बार, जितना पार्ट गिफ्ट का गया वहाँ तक पहले किसको डाउट, कोई सिचुएशन किसी के माइंड में आ रही है पूछिए। यहाँ तक किसके माइंड में कोई और सिचुएशन आ रही हो गिफ्ट की, पूछिए। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। पेज नंबर 64। अब देखो स्पेशल प्रोविजन है कुछ। द गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस। उनसे इनमें 50,000 की बात नहीं है, कितना भी अमाउंट हो सारा एग्जेम्प्ट है। इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव, उनसे रिलेटिव तो चलो भाई घर की बात घर में है, हम कुछ नहीं कहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेगा कितना भी अमाउंट हो। द टर्म रिलेटिव, रिलेटिव में अब कौन आएगा, क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, दूर दूर के रिलेटिव नहीं। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, brother or sister of the individual, brother or sister of the spouse of the individual, brother or sister of either of the parents of the individual, any lineal ascendant or descendant of the individual. Ascendant means mother, father, grandmother, etc. Descendant means son, daughter, grandson, granddaughter, etc. Any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual. Spouse of the person referred to in item B to F. देखो इसका मीनिंग देखते हैं हम। देखो मिस्टर एक्स है, उसके एक्स के चलिए फादर मदर पहले लेते हैं। क्या फादर मदर से मिस्टर एक्स को गिफ्ट मिल सकता है? कोई फादर मदर से मिल ही सकता है, मिलता ही है। कितने अमाउंट तक मिल सकता है? उसे क्या पता भाई, अंबानी पता नहीं कितना गिफ्ट दे दे, डिपेंड करता है कितना भी हो, कोई टैक्स नहीं है, वो तो घर की बात घर में है। What about grandfather and grandmother? हाँ हो सकता है। एंड so on, lineal ascendant, जहाँ तक भी जाएंगे जाएंगे। ठीक है। अब मदर के ब्रदर और फादर के ब्रदर, क्या ये भी गिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, चाचा मामा सब दे सकते हैं। मदर की सिस्टर, फादर की सिस्टर, हाँ ये भी दे सकते हैं, है ना। उसके बाद अपने ब्रदर अपनी सिस्टर, वो भी दे सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक ब्रदर सिस्टर दे सकते हैं ना। भाई एक भाई बहुत अमीर है, एक भाई गरीब है, तो जो अमीर भाई था उसने दे दिए, या सिस्टर अमीर है भाई गरीब है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव यहाँ लिखे हुए हैं ना, ऐसे रीड करोगे तो याद नहीं होते, ये ऐसे याद हो जाएंगे आपको।
उसके बाद क्या मिसिज एक्स से गिफ्ट मिल सकता है? मिस्टर एक्स मिसिज एक्स को मिसिज स्पाउस मिल जाता है। क्या स्पाउस के मदर फादर से गिफ्ट मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ से मिल जाएगा। क्या मदर के स्पाउस के फादर के ब्रदर से गिफ्ट मिल सकता है? वो से ये बहुत रिमोट हो गया, ये नहीं, ये टैक्सेबल है भाई। स्पाउस वाली बात मान ली, स्पाउस के मदर फादर, अब स्पाउस के भी फादर के भी ब्रदर, वो कहाँ देते हैं गिफ्ट? ये हम नहीं मानते, ये रिमोट रिलेटिव है, ये नहीं आएगा। फादर की सिस्टर, ये नहीं आएगा। अच्छा मिसिज एक्स का ब्रदर, हाँ ये आ जाएगा। मिसिज एक्स की सिस्टर, यस। सिस्टर का हस्बैंड, ब्रदर की वाइफ। देखो एक्ट में इसको कवर किया है, एक्ट ने इसको कवर किया है। फिर लास्ट में लिखा है जिसको हमने कवर किया सबके स्पाउस, जिसको कवर किया सबके स्पाउस, इनको कवर किया है। और लास्ट में क्या लिखा है? जिसको कवर किया उसके स्पाउस। स्पाउस में तो आपको पता है हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, इसकी वाइफ इसका हस्बैंड बीच में आ जाएंगे। अब वाइफ का भी ब्रदर, उससे ये कहाँ से आ गया भाई? वाइफ का भी ब्रदर, हस्बैंड का भी ब्रदर, गोप से ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक रिलेशन लिखा तो आपको याद रहना चाहिए ये आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर मिसिज एक्स के ग्रैंड मदर, मिसिज एक्स के ग्रैंड फादर आएंगे। अब एक बार रीड करके देखो, आप बच्चे रिलेशन को लेते हैं, थोड़ा एक बार रीड करके देखो क्या लिखा है। बताओ आएंगे नहीं आएंगे? उन्होंने लिखा है अपने लीनियर डिसेंडेंट भी आएंगे और स्पाउस के लीनियर डिसेंडेंट भी आएंगे, दोनों आएंगे। लेकिन अपने पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर आएंगे, लेकिन स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे। ये यहाँ कट लगा है, ये ओके है। अपने पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर आएंगे, स्पाउस के पेरेंट्स तो आएंगे, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे, और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आएंगे। अब हमारे ग्रैंडफादर के ब्रदर और सिस्टर ये नहीं आएंगे, ग्रैंड मदर के ब्रदर सिस्टर ये नहीं आएंगे, इनके ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे, इनके ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे। ये याद ऐसे ही होंगे, एक एक रिलेशन एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। बस जहाँ से चांसेस है मिलने का कवर कर लिया, चांस ही नहीं है तो छोड़ दिया। अब डिसेंडेंट, उन्होंने कहा आपके डिसेंडेंट भी आएंगे और आपके डिसेंडेंट भी आएंगे, सन डॉटर आपके भी, सन डॉटर आपके भी, लेकिन सन डॉटर तो दोनों कोई कॉमन ही होंगे, है ना। लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको अलग से बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मिस्टर एक्स है, मिसिज एक्स है, वैसे तो सन डॉटर कॉमन हो गए, लेकिन इनकी पहले मैरिज किसी और से हुई थी और उनसे इनका सन है, उस बंदे की डेथ हो गई या उससे डाइवोर्स हो गया, फिर मैरिज इनसे कर ली, तो ये इसके डिसेंडेंट तो है लेकिन इसके डिसेंडेंट नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं, हम कवर कर देंगे। स्टेप सन स्टेप डॉटर पॉसिबिलिटी है ना। भाई पहले कहीं और मैरिज हुई, हस्बैंड की डेथ भी तो हो सकती है, मिलिट्री में थे डेथ हो गई, ऑलरेडी एक सन है, दूसरी मैरिज कर ली, तो डिसेंडेंट देखो अलग अलग हो गए, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, किस बंदे की वाइफ थी, वाइफ से सन है, वाइफ की डेथ हो गई, मैरिज इससे कर ली, अब इसके लिए ये स्टेप सन बन गया, तो ये अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब है जो हाफ ब्लड है वो भी आएगा और जो यूट्रिन ब्लड है वो भी आएगा। देखो हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड किसको बोलते हैं? मदर फादर सन,
सेम मदर सेम फादर, ठीक है, तो इनको बोलते हैं फुल ब्लड। दो भाई है, सन सन, दे आर फुल ब्लड, रिलेशन इज फुल ब्लड। लेट्स सी, मदर तो दोनों की सेम है, लेकिन फादर, इसके फादर अलग है और इसके फादर अलग है, लेकिन मदर सेम है। डेथ के बाद वैसा हो गया। इसको बोलते हैं यूट्रिन ब्लड, जहाँ पे मदर सेम हो, और जहाँ पे फादर सेम हो उसको बोलते हैं हाफ ब्लड। मदर सेम हो तो बोलते हैं यूट्रिन ब्लड। यूट्रिन मतलब यूटेरस, कि यूटेरस सेम है, जिससे बर्थ हुआ है, यूटेरस, दोनों का यूटेरस सेम है जिससे बर्थ हुआ है, तो यूट्रिन ब्लड। तो फुल ब्लड होता है, हाफ ब्लड होता है, यूट्रिन ब्लड होता है। तो गवर्नमेंट का कहने का मतलब यह है, फुल ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, यूट्रिन ब्लड हो, कोई मैटर नहीं करता, हम आपको लिस्ट में ले लेंगे। ये मीनिंग है। डिफरेंट डिसेंडेंट का मीनिंग ये है। जब मदर सेम होती है, फादर डिफरेंट होता है, तो उन बच्चों को आपस में बोलते हैं दे आर रिलेटेड बाय यूट्रिन ब्लड। यूट्रिन मीन्स यूटेरस, कि यूटेरस दोनों के में मदर सेम है। और हाफ ब्लड मीन्स कि मदर डिफरेंट है, फादर सेम है, यानी फादर का ब्लड पास ऑन होकर आया, हाफ ब्लड, हाफ मदर का है। तो यानी वही लीगल टर्म्स है। कहने का मतलब है स्टेप कह लो आप, स्टेप सन स्टेप डॉटर इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया ना? आगे इनके ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी इंक्लूडेड है। बस इसके अलावा कोई और हो वो बीच में नहीं आएगा। और कौन? एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि मिस्टर एक्स को ब्रदर के सन से गिफ्ट मिला है, तो बताइए टैक्सेबल होगा या 50,000 के प्रोविजन लगेंगे? ब्रदर से नहीं, ब्रदर के सन से, भतीजे से, तो ये रिलेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है भाई चाचा भतीजे को गिफ्ट दे, ऐसा तो सुना है। भतीजा उल्टा ही गिफ्ट दिया जा रहा है चाचा को, मुझसे ऐसा कहाँ होता है? अब उल्टा कर दो, एक्स ने गिफ्ट दिया ब्रदर के सन को, तो अब ये रिलेटिव है। जब चाचा देगा भतीजे का तो रिलेटिव है, क्योंकि क्या लिखा है, फादर के ब्रदर से गिफ्ट मिला, इसको मिला तो बीच में आ जाएगा, और ब्रदर के सन से मिला तो रिलेटिव में नहीं लिखा। तो देखो एक्ट में क्या अजीब बात लिखी है, चाचा कहेगा भतीजे को कि तू मेरा रिलेटिव है, ये ले गिफ्ट। भतीजा कहेगा चाचा को तुम मेरे रिलेटिव नहीं हो, मतलब एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो आपको याद रखना है, भतीजे के लिए चाचा रिलेटिव नहीं है, और चाचा के लिए भतीजा रिलेटिव है। तो यानी ब्रदर सिस्टर के बच्चों को गिफ्ट देंगे एग्जम्प्ट हो जाएगा, उनके बच्चे उल्टा देंगे वो टैक्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको हर रिलेशन पहचानना पड़ेगा। तो एक बार आप रीड कर लो, फिर आप कोई रिलेशन बोलना, हम लिख के चेक करेंगे लिस्ट में है कि नहीं है। एक बार रीड कर लीजिए। देखो मैं कोई रिलेशन लिखूंगा, आप बताना कवर्ड है कि नहीं है। मिस्टर एक्स को अपने ग्रैंड फादर के ब्रदर से 10 लाख कैश मिला, बताओ टैक्सेबल के अगेंस्ट कितने स्टूडेंट को लगता है टैक्सेबल है, कितने स्टूडेंट को लगता है एग्जाम्प्ट है? देखो एग्जाम में यही प्रॉब्लम आएगी, वो समझ में ही नहीं आएगा ये पता नहीं लिस्ट में था कि नहीं था। एक बार दोबारा रीड करके चेक कर लो, फिर मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। एक बार रिलेटिव की लिस्ट रीड कर लो, फिर मैं पूछूंगा, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ग्रैंड फादर के ब्रदर ने गिफ्ट किया, रिलेटिव में है या नहीं है? बताओ, मैं पूछूं? इसी का पूछ रहा हूं मैं, इसी का बताना आपको।
तो कितने स्टूडेंट को लगता है ये एग्जेम्प्ट है? रेज हैंड। कितने स्टूडेंट लगता है ये टैक्सेबल है? यस, टैक्सेबल है, ये रिलेटिव की लिस्ट में नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं है? भाई मदर फादर से गिफ्ट मिली, ठीक है, ग्रैंड मदर फादर, ग्रैंड फादर का भी ब्रदर, उससे चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके भी तो चिल्ड्रन होंगे, उनके भी तो आगे चिल्ड्रन होंगे। ये उनको गिफ्ट दे या इनको गिफ्ट दे, भाई उनकी भी तो आगे फैमिली होगी ना, उनके चिल्ड्रन है, फिर उनके चिल्ड्रन है, भाई वो अपने इनको दे दे गिफ्ट, यही काफ़ी है। नहीं, देखो लॉ जो होता है ना, वो कभी रेयर सिचुएशन नहीं होती। ये रेयर है, मान लो ना हो, आप बताओ नॉर्मल बनी कि रेयर बनी? लॉ मेकर कभी भी लॉ रेयर के हिसाब से नहीं बनाते। वो कहते भाई इन जनरल जो होता है उसके हिसाब से लॉ बनेगा। रेयरली तो कुछ भी हो सकता है, इसकी मैरिज ही ना हुई हो, रेयरली तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली आप सोचिए, तो लॉ मेकर हमेशा नॉर्मली सोचते हैं भाई हाँ भाई इनके भी तो बच्चे होंगे, ठीक है। मान लो 10,000 लोग हैं, दो ने मैरिज नहीं कराई तो क्या होगा? दो को सोचेंगे, इनको सोचे बाकी। तो लॉ में ये ध्यान रखना, लॉ हमेशा जनरल होता है। आप जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको लॉ गलत लगेगा। लॉ गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत है। लॉ को समझने के लिए क्वेश्चन हमेशा नॉर्मल बनाओ तो सही लगेगा। जैसे रेयर बनाओगे ना, लॉ अनफिट हो जाएगा, आपको लगेगा लॉ गलत है। लॉ नहीं गलत है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चेंज करूं अब इसको। मिस्टर एक्स को मिसिज एक्स के फादर के ब्रदर ने 10 लाख का गिफ्ट दिया। मिस्टर एक्स को मिसिज एक्स के फादर के ब्रदर ने गिफ्ट दिया। कितने स्टूडेंट लगता है टैक्सेबल है? कितने स्टूडेंट लगता है एग्जाम्प्ट है? टैक्सेबल है, बिकॉज गवर्नमेंट से देखो भाई मिसिज एक्स ने गिफ्ट दिया, मान सकते हैं। मदर फादर ने दिया, मान सकते हैं। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ने दिया, मान सकते हैं। ये जरा ज़्यादा रिमोट हो गया। ठीक है, अब थोड़ी हेरा फेरी की बात करते हैं। तो एक चार्ट अकाउंटेंट से यही बात पूछी गई कि टैक्सेबल है कि एग्जाम्प्ट है। तो लेट्स से 10 चार्ट अकाउंटेंट से पूछा था, तो 9 ने तो कहा टैक्सेबल है और 1 ने कहा एग्जाम्प्ट है। 9 कह रही है टैक्सेबल है, पूरी क्लास में टैक्सेबल कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ टैक्सेबल है। एक बंदे ने कहा एग्जाम्प्ट है। तो देखो मैंने कहा था लॉ को जब आप बहुत ज़्यादा समझते हो तो हेरा फेरी करनी आ जाती है। उनकी टेक्निक क्या है? वो इनसे गिफ्ट इनको दिलवा देंगे और इनसे इनको दिलवा देंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब 50 रिलेशन कम से कम इसमें और ऐड कर लो, यानी ये सारा बनाया हुआ बेकार है, किसी काम का नहीं। जिसको चाहो, देखो ये जो था ना, ब्रदर के सन ने दिया, ब्रदर के सन ने, भाई सन क्या करेगा? अपने फादर को दे देगा, ये इनको दे देंगे, हो गया क्या? और जो भी ग्रैंड फादर के ब्रदर वाली बात कर रहे थे, वो ग्रैंड फादर के ब्रदर वाली बात थी ना, तो ब्रदर ग्रैंड फादर को दे देगा, ग्रैंड फादर आगे दे देगा, एग्जाम्प्ट हो गया। तो गवर्नमेंट से ये इतनी मेहनत करके जो हमने लिस्ट बनाई, तो सीरियस वो हमें नहीं पता। लिस्ट तुम्हें ने बनाई है, जिस मर्जी को ऐड कर लो, बताओ। कैन यू इमेजिन कि आप अपनी इंटेलिजेंस से, नॉलेज से क्या 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 बना देते हो? ये गवर्नमेंट हमेशा कहती है हम सबसे ज़्यादा किससे दुखी हैं? चार्ट अकाउंटेंट से। हमने क्या बनाया, तुमने क्या बना दिया, फिर हमने कुछ और बनाया, तुमने कुछ और बना दिया। हाँ जी, क्या कह रहे? नहीं, मैं तो वही बचने का तरीका बता रहा हूँ। वो यहाँ दे दे तो भी बच जाएंगे, यहाँ दे दे तो भी बच जाएंगे, यहाँ दे दे फिर यहाँ दे दे तो भी बच जाएंगे। बचने का तरीका है, मतलब वो उससे इसको दिलवा दो, उससे दिलवा दो, इसको और भी आगे ले जाओ। देखो आप कितनी आगे तक ले जाके चलते हैं हम। मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स, ब्रदर, वाइफ, यहाँ तक तो कवर्ड है ना। वाइफ का ब्रदर कवर्ड नहीं है ना, वो इनको दे दे, वो इनको दे दे। वाइफ के ब्रदर की वाइफ, वो कवर्ड नहीं है, वो इनको दे दे, इनको दे दे। वाइफ के ब्रदर की वाइफ की सिस्टर, वो तो बिल्कुल भी कवर नहीं है ना, हो जाएगी कवर। देख लो कहाँ तक।
तो मतलब आप जितना लॉ को डिटेल में स्टडी करोगे ना उतना आपको मिसयूज़ करना आ जाएगा। ये यूज है कि मिसयूज़ है? मिसयूज़ है। जो जिस इंटेंशन से देना चाह रहा है उसी इंटेंशन से लो तो यूज़ है, जो देना चाह रहा है किसी और इंटेंशन से लेना चाह रहे हैं किसी और इंटेंशन से तो मिसयूज़ है। उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं, दिस कॉल्ड अवॉइडेंस। यानी गवर्नमेंट से आपने हमारी बात को समझा ही नहीं, अरे यार हम क्या कह रहे हैं भाई, कई बार हम कहते हैं ना हम क्या कह रहे हैं और तू क्या मीनिंग निकाल रहा है, ऐसे मत करना, जो हम कह रहे हैं वही मीनिंग निकाल तू, है ना। जैसे मान लो कोई बंदा कह रहा है जी चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, नहीं माने फिर वो कह रहा है अच्छा शोर कर लो शोर कर लो, तो वो शोर कर लो नहीं कह रहा, वो कह रहा है चुप हो जाओ, और हमने शोर शुरू कर दिया कि भाई आप ही कह रहे थे शोर कर लो। अरे जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ उसमें सुनो आप, तो किस सेंस में कह रहे शोर कर लो, चुप हो जाओ, है ना। तो गवर्नमेंट कह रही है देखो पहले हमारे दिल को समझो, ऐसे मत करो, हमारी फीलिंग्स को समझो आप, फिर फीलिंग्स के हिसाब से करो। लेकिन लोग क्या कह रहा है, ना तो हम दिल को देखते ना हम फीलिंग को देखते, हम सिर्फ दिमाग को देखते हैं और दिमाग के हिसाब से काम करते हैं, तो ये मिसयूज जाता है। लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको सीधा सॉल्व करना है, एग्जाम में तो बताने की जरूरत नहीं, तो रियल लाइफ के साथ में बता रहा हूँ। अब कोई रिलेशन आप बोलो हम चेक करते हैं, कोई आपके माइंड में आ रहा क्वेश्चन, आपको लग रहा हो पता नहीं इसमें रिलेटिव है कि नहीं है, वी कैन डिस्कस, ठीक है। इतनी बात क्लियर, चले आगे देखो अब इसके आगे। अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है भाई, वेदर मदर्स पेरेंट शैल बी इंक्लूडेड इन द लीनियर असेंडेंट इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। नहीं देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ आपको। मिस्टर एक्स के फादर हैं, फादर के पेरेंट्स है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इधर मदर है, मदर के पेरेंट्स है नाना नानी, कहेंगे तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, क्या इनसे मिला गिफ्ट एग्जम्प्ट है कि नहीं है। देखो देखने में तो लगता है बड़ा क्लोज रिलेशन होगा, लेकिन एक्ट में वर्ड असेंडेंट नहीं लिखा हुआ, लीनियल असेंडेंट लिखा है। डिसेंडेंट में तो खाली डिसेंडेंट लिखा है, लीनियल वर्ड नहीं है, ये असेंडेंट में लिखा है। तो इस लीनियल का मतलब क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं लीनियल का मतलब है बस फादर की साइड की बात कर रहे हैं, मदर की साइड की नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप डिक्शनरी में देखो तो वो कह रहे हैं लीनियल असेंडेंट और असेंडेंट एक ही बात होती है, और इनकम टैक्स एक्ट ने इसे डिफाइन नहीं किया, तो इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन कर दे तो हम मान जाएंगे। जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट होता है वी गो टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी कह रही है एक ही बात है, इसका असेंडेंट और लीनियर असेंडेंट तो एक ही बात होती है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये आएंगे नहीं आएंगे, लेना चाहो ले लो नहीं लेना चाहो मत लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहना इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन आवर ओपिनियन इट शुड बी टेकन और इट शुड नॉट बी टेकन। दोनों तरह से आंसर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप कोई भी आंसर निकालें लेकिन पहले लिखना है इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस लॉ में डाला गया है, फादर की साइड और मदर की साइड का कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस होना नहीं चाहिए ना। अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टर्म होती है स्पिंडा रिलेशन। स्पिंडा रिलेशन में मैरिज करना अलाउड नहीं है। एक्ट कह रहा है अगर आपने स्पिंडा रिलेशन में मैरिज कर ली हम इस मैरिज को इलीगल डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, इट विल स्टैंड कैंसल्ड, लॉ इसे कैंसिल कर देगा। स्पिंडा रिलेशन मीन्स जैसे इसको मैरिज करनी है तो ये अपने फादर की फैमिली से रिलेटेड किसी से मैरिज नहीं कर सकता, ग्रैंड फादर से रिलेटेड पूरी की पूरी किसी भी से मैरिज नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर की साइड में किसी से मैरिज नहीं कर सकता। इनके ग्रैंड फादर जो है उनकी जो इनके जो फादर है उनसे, और इससे 5 पीढ़ियों तक ये किसी से मैरिज नहीं कर सकता, ये सब भाई बहन कहलाएंगे। 5 पीढ़ी से कोई पुराना तो कर सकता है, इसको स्पिंडा रिलेशन बोलते हैं। किसी को भी हिंदू धर्म में, मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदू धर्म में स्पिंडा रिलेशन में अलाउड नहीं है। 5 पीढ़ियों तक इसको फर्स्ट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। इनकी जितनी भी आगे जनरेशन है ये आपस में मैरिज नहीं कर सकते, ये बहन भाई कहलाएंगे। लेकिन मदर में 5 नहीं है, मदर की साइड में 3 है, 1 2 ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, बस इसके आगे या तो कर लो। तो देखो डिफरेंस डाल दिया, इधर 5 पीढ़ियाँ जा रही हैं, इधर 3 पीढ़ियाँ जा रही है, तो ये थोड़ा डिफरेंस मदर फादर में डाला हुआ है।
इसलिए कुछ लोगों का मानना है लीनियर स्टैंडर्ड में फादर के आएंगे, मदर के नहीं आएंगे, बिकॉज लॉ डिफरेंशिएट करता है कि इसमें बस 3 पीढ़ी तक मत करना, उसके बाद कोई है तो कर लो, हमें कोई इतराज नहीं, इसमें नहीं करने देंगे। अगर किया किसी ने तो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और उनका जो चाइल्ड है उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड बोल देंगे। देखो आप, फिर प्रॉब्लम ये आई, भाई उस बच्चे की क्या गलती है जिस बच्चे का बर्थ हुआ, उसके पीछे टैग लग जाएगा इलेजिटिमेट का। तो कोर्ट ने कहा वो कहलाएगा तो इलेजिटिमेट, लेकिन उसके लीगल राइट सारे रहेंगे, पेरेंट्स की ड्यूटी है उसको लुक आफ्टर करेंगे, उसके सारे राइट्स रहेंगे, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा रहेगा, लेकिन कहलाएगा इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो इसलिए स्पिंडर रिलेशन में कभी मैरिज नहीं करनी, किया तो, लेकिन ये मुस्लिम लॉ में नहीं है। मुस्लिम लॉ में तो कजन ब्रदर सिस्टर से आपस में हो जाती है मैरिज इसमें। एनीवे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फादर साइड मदर साइड में कुछ डिफरेंस लॉ में है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन है। अब पता नहीं लीनियर स्टैंडर्ड में वो फादर के ही बोल रहे हैं या दोनों के बोल रहे हैं, आप कैसे भी कर देना, ठीक है, ठीक है। डाउट इसको देख लीजिए। 5 जनरेशन फादर की अलाउड नहीं है, 3 जनरेशन मदर की अलाउड नहीं है। अगर किसी ने मैरिज की वो कहे जी हमने अपनी मर्जी से की, गौर से की होगी अपनी मर्जी से, अलाउड नहीं है। ये मैरिज जो है इलीगल है, वॉइड है, फिनिश। अब भाई कोर्ट तो तभी फिनिश करेगी ना जब कोई कोर्ट में जाएगा। ये क्यों जाएंगे जिन्होंने मैरिज किया, वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके ब्रदर सिस्टर रिलेटिव जो इस बात से गुस्सा है कि तूने क्या किया है, बहन ने शादी कर ली, देखते हैं कैसे करते हो तुम, हम जाएंगे कोर्ट में एप्लीकेशन हम लगाएंगे, तुम्हारी मैरिज को इलीगल वॉइड डिक्लेयर करवाएंगे, तो और रिश्तेदार चले जाएंगे। ये तो खुद क्यों जाएंगे, लेकिन और रिश्तेदार जाएंगे कि जिनको इलीगल डिक्लेयर करो। तो ये पार्ट है, ठीक है, डाउट नहीं। तो लीनियर स्टैंडर्ड में फादर के ही आएंगे मदर के ही आएंगे। तो से शूट ने अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन फ्लॉ है, आप कोई भी आंसर दे सकते। रियल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं बताऊँ रियल लाइफ में क्यों नहीं है। सपोज करिएगा मिस्टर एक्स को मदर के फादर ने दिया, तो झगड़े में क्यों पड़ना भाई, फादर से मदर को दिलवा दो, मदर से इसको दिलवा दो, हो गया। रियल लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई कन्फ्यूजन है तो सीएम से आप ऐसा करो ना, आप डायरेक्ट क्यों दे रहे हो गिफ्ट, आप इनको दे दो, आप इनको दे दो, हो गया कवर, किसी को भी कवर कर लो आप। तो दैट इज द एक्सपर्टाइज ऑफ ए चार्ट अकाउंटेंट। तो कोई चार्ट अकाउंटेंट ये एक्सपर्टाइज शो कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। किसी को ये बात पता होगी, किसी को नहीं पता होगी। जिसने बहुत डीपली स्टडी किया है वो इस बात को समझ जाएगा, जिसने सुपरफिशियली स्टडी किया होगा वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। डाउट देखो अब इसके आगे, यहाँ तक किसको डाउट तो नहीं ना, कन्फ्यूजन नहीं ना। हिंदू रिलीजन के अंदर ये खास ध्यान रखना है, फादर की 5 पीढ़ियों तक उनकी आगे जनरेशन जितनी भी फैली हुई है, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे, और मदर की 3 जनरेशन तक, ये लॉ एज पर लॉ इलीगल मैरिज है। अब देखिए अगला पार्ट, इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट। अच्छा, जैसे आपने भी सुना होगा ना, सेम गोत्र में मैरिज हो जाती है, गोत्र सेम हो, मित्तल मित्तल बंसल बंसल हो जाती है। तो कितने स्टूडेंट ने सुना है कि नहीं होती है, और कितने स्टूडेंट ने सुना है कि हो जाती है। मतलब इन जनरल दूसरे गोत्र में तो हो जाती है, मैं तो सेम गोत्र कह रहा हूँ, नहीं होती ना। लेकिन लॉ में लिखा है कर सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं है, वो लीगल मानी जाएगी। सेम गोत्र में कर ली लीगल मानी जाएगी, एज पर लॉ कुछ नहीं होगा। लेकिन स्पिंडर रिलेशन में कर ली एज पर लॉ। तो मैं वैसे आपको लॉ बता रहा हूँ, सेम गोत्र में लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बहन भाई माने जाते हैं, तो वो बहन भाई में शादी होती नहीं है। अब देखिए अगला, if any individual has received any gift from any person of any amount on the occasion of his or marriage, if gift is received by the parents of such individual, in that case it will be taxable. If any individual has received gift on the occasion of anniversary, it will be taxable. देखो अब इसमें अगला पार्ट ये है, पहला पार्ट तो रिलेटिव का हो गया ना। अच्छा पहले ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैरिज की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में मैरिज है, पहले ब्रेक कर लेते हैं फिर मैरिज करेंगे, बिकॉज आप सबकी तो मैरिज होनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो है ना। मेरे लिए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हाँ प्लीज, पेज नंबर 64। फर्स्ट पॉइंट हो गया था रिलेटिव से मिला गिफ्ट एग्जाम्प्ट है। सेकंड पॉइंट, एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन द ओकेजन ऑफ मैरिज। देखिए, इस पर्सन की मिस्टर एक्स की मैरिज है, तो उसे मैरिज पर कितना भी गिफ्ट मिले, कैश में मिले, काइंड में मिले, रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, किसी से भी मिले, सारा एग्जाम्प्ट है। रिलेटिव की बात नहीं है, फ्रॉम एनी पर्सन एंड एनी अमाउंट। क्या कारण? बिकॉज मैरिज बार बार नहीं होती है। मुझसे लाइफ में एक बार मैरिज होनी है, एक बार ले लिए तो क्या हो गया। और मैरिज पे तो भाई गिफ्ट देने का ट्रेडिशन भी है, इंडिया में तो खास वो है, इंडिया में क्या हर जगह ही है। और एक बार गिफ्ट मान लो ज़्यादा आ भी गए तो उससे कोई बात नहीं, दैट इज़ ए स्पेशल ओकेजन, हम छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट से जहाँ भी रीजनेबल है हम छोड़ देंगे। रिलेटिव ने दिया, कभी भी दिया हो, ओकेजन हो या ना हो, और मैरिज पे दिया, किसी ने भी दिया हो, किसको दिया हो, जिसकी मैरिज है। ऐसे नहीं पेरेंट्स ले ले, मदर फादर लेंगे तो 50,000 का क्राइटेरिया ही रहेगा, जिसकी मैरिज है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे जनरली मैरिज में लोग कुछ जिनकी मैरिज है उनको भी दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स को भी देते हैं। तो पेरेंट्स को देने पर अगर कैश दिया तो पता कैसे लगेगा किसको दिया है? वो तो कोई नहीं बताएगा। बाई चांस ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे मदर फादर के नाम में तो 50,000 तक एग्जम्प्ट होगा, ज़्यादा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। और ऑनलाइन जिसकी मैरिज है कितना भी ट्रांसफ़र कर दे तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैश का तो देखो पता ही नहीं लगता ना, कैश का कोई नहीं बताएगा। लेकिन वो बैंक में नहीं डाल सकते, 2 नंबर की मनी बनेगी। अगर बैंक में डालोगे तो पता लग जाएगा, फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जी मुझे गिफ्ट मिला था मैरिज पर। यानी मदर फादर को कैश मिला तो जिसकी मैरिज है सन डॉटर की, उसके अकाउंट में डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी डाल दे। ठीक है, एक बार रीड करके देखो। देखो एक बार दोबारा से देखिए। गवर्नमेंट से मैरिज पर कितना भी गिफ्ट मिले, किससे मिले, किसी से भी, दैट इज एग्जम्प्ट। तो मैं कह रहा हूँ मैरिज लाइफ में कितनी बार होती है? एक बार। ये क्या हुआ? जनरल। अब कोई मान लो स्टूडेंट इसका स्पेशल बनाए, सर मान लो 2 बार हो जाए तो लॉ मेकर कभी भी अनयूजुअल को, रेयर को काउंट नहीं करते। वो कह रहे ठीक है 2 बार हुई है भाई, 2 बार मिल जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इन जनरल तो कितनी होगी? इन जनरल तो भाई एक ही होगी ना। तो सर ऐसे तो कोई 3 करवा ले तो करवा ले भाई, 3 वाइफ को संभालना भी तो पड़ेगा भाई। गिफ्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा लेकिन 3 वाइफ को संभालना भी तो मुश्किल काम है। मतलब जो करेगा वो जाने। ठीक है, तो आप एक बार रीड करके देख लो। देखो ये तो बात हुई नॉर्मल प्रोविजन। थोड़ा मिसयूज़ करना, कैसे करना मिसयूज़ मैं बताता हूँ। जैसे घर में हमारे 20 लाख का कैश रखा हुआ है, वो जो हम बात कर रहे थे 2 नंबर वाला, जरूरी नहीं लैंड बिल्डिंग खरीदनी हो। जब घर में मैरिज होगी, एक तो मैरिज पे खूब खर्च कर दो, हुई थी ना बात, और जो बच गया है वो अकाउंट में डाल दो और कह दो जी गिफ्ट दिया लोगों ने। 2 नंबर का 1 नंबर बन जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 नंबर भी बन गया और एग्जम्प्ट भी है। भाई मान लो 2 करोड़ घर में रखे हैं कैश, 1 करोड़ तो शादी पे खर्च करो, सबको दिखाओ ज़बरदस्त मैरिज किया है, बचा 1 करोड़ अकाउंट में डाल लो, कह जी लोगों ने गिफ्ट दिया है। लोगों ने क्यों दे दिया पता नहीं जी, लिफाफे दे के जाते हैं, लिफाफों में था, लिफाफे खोले तो निकला था, कोई नहीं पूछेगा। देखो 2 करोड़ का 2 नंबर एडजस्ट कर दिया, साथ में मैरिज इतनी धूमधाम से कर दी। बिकॉज 2 नंबर 1 नंबर की बात तो वही समझता है ना जिसको पूरी बात पता हो। इन जनरल तो पता ही नहीं, लोग तो ये कहेंगे भाई उन्होंने शादी, देखो बच्चे की क्या शादी की है भाई, ऐसे होती है भाई शादी। रिश्तेदार वगैरह तो यही कहेंगे ना, वो तो जो एक्सपर्ट है वो कहेगा सब पता है मुझे कैसे हुई है, ज़रूर ये 2 नंबर का रहा होगा। 1 नंबर का कौन ऐसे खर्च करता है भाई, इतनी मेहनत से अर्न किया, इतना टैक्स दिया, बचा हुआ हमारे पास है। 1 करोड़ अर्न किया तो 30 लाख तो गवर्नमेंट को दिया, बचा 70 लाख रखा है, वो लुटाने के लिए थोड़ा है। वो बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला होता है 1 नंबर वाला पैसा। ठीक है, डाउट
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। इफ एनी पर्सन रिसीव्ड एनी गिफ्ट अंडर ए विल और इनहेरिटेंस इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। देखो आप मुझे बताइए, एक्चुअली ये पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम ही है, ये दोनों सेम है। पता कैसे? देखो, फादर ने गिफ्ट दिया सन को, तो ये फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। फादर ने कहा ये तुम्हें मिलेगा लेकिन मेरी डेथ के बाद, विल बना देता हूँ, तो ये थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। तो ये तो एक ही बात है, विल से मिले डेथ के बाद अपने जीते दीजिए, फर्स्ट पॉइंट। तो एक ही बात है। विल कोई किसके नाम करता है? इन जनरल रिलेटिव के नाम। रेयरली किसी और के नाम भी कर दिया है तो हम इसको छोड़ देंगे। रेयरली, मैंने आपको बताया लॉ कभी रेयरली डिस्कस नहीं करता है। इन जनरल तो भाई कोई भी अपने बच्चों को ही देगा विल में, तो इसलिए गवर्नमेंट से हमने मान के चल रहे हैं वो अपने बच्चों को ही देगा, रिलेटिव से मिलेगा, एग्जम्प्ट है। या इनहेरिटेंस हो, वो भी एक ही बात है। देखो क्या लिखा है, अंडर विल और इनहेरिटेंस। विल और इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है? देखो मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ। एक होता है डाइंग विद टेस्टामेंट, एक होता है डाइंग इंटेस्टेट। टेस्टामेंट मीन्स विल। मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है, विल बना दी कि भाई दो बेटे हैं, 40% इसको दे रहा हूँ, 60% इसको दे रहा हूँ, ये हो गया टेस्टामेंट। डेथ हो गई, उसने कोई विल नहीं बनाई, तो क्या हुआ? मिलेगी तो बच्चों को ही। इसको बोलते हैं इंटेस्टेट। ये 50-50 बट जाएगा। तो कुछ पेरेंट्स तो विल बना के जाते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं बनाते हैं। बनाए तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर थ्रू विल एंड टेस्टामेंट, और अगर नहीं बनाया तो पर्सन डाइड इंटेस्टेट, प्रॉपर्टी स्टैंड ट्रांसफर्ड। तो कौन से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप इसमें कर लो, इसमें कर लो, तो बात एक ही है। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लॉ के हिसाब से होगा। अब लॉ में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। जैसे ये पर्सन, इसकी डेथ हो गई, एक हिस्सा सन को मिलेगा, एक डॉटर को मिलेगा, एक वाइफ को मिलेगा, एक मदर को मिलेगा, फादर को कुछ नहीं मिलेगा। फादर का कोई हिस्सा नहीं होता। इन चारों में बटेगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इंटेस्टेट में ऐसे बटेगा। और अगर विल बना दी तो जो बना दी, ठीक है भाई, जिसको मर्जी दे दो, हमारी प्रॉपर्टी हम किसी को भी दे दें, ठीक है। तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं है। उससे तो घर का पैसा है भाई। ये तो फर्स्ट पॉइंट ही तो बना, इसमें फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस बना, ठीक है। एक रियल लाइफ के हिसाब से बात बताता हूँ। फादर ने कहा बेटा मैं तुझे अभी गिफ्ट कर देता हूँ, मैं अलाइव हूँ, अपने हाथों से तुझे दे रहा हूँ। फादर ने कहा बेटा देखो मैं अभी तुझे नहीं दूंगा, विल बना दिया, ले लेना। फादर ने कहा बेटा ना तो मैं तुझे अभी दे रहा हूँ, ना मैं विल बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता, जब तक मैं हूँ, मेरे बाद बांट लेना अपने आप। कौन सा सिस्टम ज़्यादा ठीक लगा आपको? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। दैट्स वाई रियल लाइफ में तीनों सिस्टम है, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। बताओ इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। यहाँ पे फादर के माइंड में एप्रीहेंशन है, भाई सब कुछ बेटे को दे दिया, बेटा मुझे ही घर से निकाल दे। तो जैसे रेमोंड के मालिक को 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बेटे को दे दी, बेटे ने घर से निकाल दिया फादर, तो रिस्क रहता है। इसका दूसरा एस्पेक्ट, अरे भाई हमें भी तो पता है हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, और अगर बच्चों ने घर से निकाल दिया कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों को नाराज़ नहीं करना, बच्चे खुश रहे, हमारी कोई बात नहीं, सड़क पे रह लेंगे, पेरेंट्स कर देंगे। ऐसे मतलब एक बच्चे ने ऐसा कर दिया तो सारे बच्चे ऐसा कर देंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों कर देंगे? तो फादर ने बेटे को क्या कहा, मुझे तुझ पे अपने से ज़्यादा भरोसा है, तू रख सब कुछ। तो उस बच्चे के दिल में 100 गुना ज़्यादा रेस्पेक्ट आएगी, यार मेरे फादर को देखो अभी से मेरे नाम कर दिया। तो वो जब तक वो अपने फादर अलाइव रहेंगे इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा, पूछो मत, कि भाई ये है ट्रांसफ़र। और जो ऐसे ट्रांसफ़र करेगा तो बेटा क्या सोचेगा, फादर को मुझ पर भरोसा ही नहीं था, अब दिया तो क्या दिया, वो तो मुझे मिलना ही था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो सन डॉटर और लोग हैं, ये आपस में लड़ पड़ते हैं प्रॉपर्टी के पीछे। ऐसी प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा, जाते जाते अपने बच्चों को आपस में दुश्मनी करवा गए,
वो दुश्मनी कैसे हो जाती है, जैसे मान लो एक घर है, अब इसके 2 टुकड़े करने हैं, जरा बताना घर के 2 टुकड़े कैसे होंगे। ऐसे करें, ऐसे करें, हर तरह से घर बेकार हो जाएगा। तो ये घर बिकेगा, बेचना पड़ेगा, बेच के आधा आधा होगा। अब एक भाई कह रहा है भाई देख पेरेंट्स का घर है, मत बेच तू ऐसा काम मत कर, ये फादर ने बनाया था, इतनी मेहनत से बनाया था, जी जान से बनाया था, खुद खड़े होकर बनवाया था, मत बेच, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। एक भाई कह रहा नहीं कैसे एडजस्ट कर लेंगे भाई, मैं तो बेचूंगा, झगड़ा हो जाएगा। और बहुत कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो फीलिंग्स भी तो जुड़ी होती है ना बच्चों की। जिस घर में देखो आप रहे हो बचपन से बड़े हो गए, वो बिकता हो तो बड़ा वो पिंच करता है। अब पता नहीं मुझे रियलिटी क्या है, वो जो गूगल के ओनर है ना, CEO, क्या नाम है उनका, सुंदर पिचाई, उनके फादर ने घर बेचा तो सारी पब्लिक ने मजाक उड़ाया कि तू इतना बड़ा मालिक है, जरा सा घर है, पेरेंट्स को तूने मजबूर कर दिया घर बेचने पे, तू पैसा दे देता, पेरेंटल घर तक तेरा बिक गया। वो पता नहीं मुझे पूरी बात क्या है, लेकिन वो आता। प्लस पड़ोसी और रिश्तेदार बोलते हैं देखो फादर का घर बेच रहे हैं, कुछ तो क्या बोलते हैं, शर्म करो भाई, मतलब पेरेंटल हाउस को रहने दो, अपनी मेहनत से अर्न कर लो, रह लो बीच में। एनीवे जस्ट मैं थोड़ा आपको थोड़ा बता दिया। गवर्नमेंट से हमें कोई इतराज़ नहीं भाई, ये आपकी घर की बात है, आप कैसे, हम टैक्स नहीं मांगेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार ऑडिट करो, डाउट पूछ लो। इतने पार्ट तक डाउट बोलिए। रिलेटिव से हमेशा एग्जम्प्ट है, मैरिज पर कोई भी दे, इसमें ये नहीं लिखा हुआ 1 मैरिज, कोई रेयरली भाई 2 करवा ले, 2 भी एग्जम्प्ट है। लॉ हमेशा नॉर्मल के हिसाब से बनता है। लॉ मेकर सेज हम इसमें लिख दे ओनली फॉर 1 मैरिज, पढ़ने वाला हंसेगा क्योंकि इन जनरल तो एक ही होती है। कभी कोई लिखा हो ओनली फॉर 1 मैरिज, तो वो लिखने पर भी बड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज इन जनरल 1 मैरिज ही है। और इसलिए लॉ में हमेशा देयर इज ए प्रिजम्पशन, जो दुनिया में होता है उसका लॉ बनता है, जो दुनिया में इन जनरल नहीं होता उसका कभी लॉ नहीं बनता। उनसे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ़ायदा ले लोगे ना, ले लो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं, ठीक है। 3 पॉइंट तक डाउट किसी को। 4th पॉइंट, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर। कंटेम्पलेशन डेथ मीन्स हैपनिंग टू इंडिविजुअल दैट इज लाइफ will end in the immediate future by a particular net, etc. देखो मैं इसका ना एग्जांपल से आपको बताता हूँ। वर्ड क्या है, कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है, पहले से अंदाज़ा लग जाना, एक अच्छा खासा आइडिया लग जाना। अच्छा खासा आइडिया ज्योतिष विद्या नहीं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये पर्सन है 80 ईयर ओल्ड है, कैंसर है, इसे ट्रीटमेंट चल रहा है, वेंटिलेटर पर डाल दिया है, डॉक्टर से आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। ये कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ है। इसको लग रहा है क्लियर कट मेरी डेथ बहुत नज़दीक है, साफ नज़र आ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं अच्छा भला बंदा कहे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कल मेरी डेथ हो जाएगी, ऐसे नहीं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो। अब ये हमारे गिफ्ट से कैसे रिलेट करता है मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये पर्सन है, इसके पास वेल्थ है, 5 करोड़ 10 करोड़ की वेल्थ है, बच्चे इसके अमेरिका में सेटल्ड है, ठीक है, वाइफ की डेथ हो चुकी है। और पेरेंट्स, अब जो बच्चे हैं अमेरिका से मैक्सिमम फ़ोन करके पूछ लेंगे पापा ठीक हो, तो ठीक हो या ना हो वो यही कहेगा हाँ ठीक हूँ, क्योंकि तुम्हें रियलिटी में मेरी केयर करनी है, या तो मुझे वहाँ ले जाओ या तुम यहाँ आ जाओ। वो फॉर्मेलिटी से पूछ रहे हैं। अब ये बंदा बीमार है, इसको बताओ दवाई कौन दिला के लाएगा। तो इसके पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो कहता चलो अंकल मैं आपको दिलवा के लाता हूँ। और वो इतना ज़्यादा लुक आफ्टर इसको कर रहा है कि इसके दिल में फीलिंग आ रही है कि जो मेरे रियलिटी में अपने हैं वो तो अपने रहे ही नहीं, और ये जो पराया है ये मेरा अपनों से ही बढ़ के हो गया, तो मैं वेल्थ इसको क्यों ना दे दूँ, अपनी मैं प्रॉपर्टी में इसको दे दूँ। वो जो मूवी नहीं थी अमिताभ बच्चन वाली, बाग माँ, कौन सी थी, उसमें थी ना ऐसी कुछ कहानी।
तो नेचुरली भाई इंसान क्या करे, उसको जो लुक आफ्टर कर रहा है वही उसका तो क्लोज बना, अपने बच्चे किस काम के जो बॉदर ही नहीं कर रहे, मतलब कोई भी हो। तो ये पर्सन सोच रहा है, दे नहीं रहा, सोच रहा है, क्योंकि अगर मैं दे दी कल को ये भी चलता बना तो पहले ही मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो इसके सोचते सोचते ये स्टेज आ गई कंटेम्पलेशन डेथ। अब इसको साफ नजर आ रहा है डेथ सामने है, अब फैसला मुझे करना है, या तो देना है या नहीं देना। और इसने लिख दिया यस मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को दे रहा हूँ। उन्होंने से एग्रीड, बिल्कुल जेन्युइन है, कोई टैक्स इवेजन वाली बात नहीं, ले जाए ये पर्सन, हम भी छोड़ दें, कोई टैक्स नहीं मांगेंगे इससे। अगर इनकम डेथ दी जाएगी वो एग्जम्प्ट रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ बनाती हुई ये भी देखती है सोशल फैक्टर, किस बंदे ने कुछ किया है तो सोशल फैक्टर देखो, वो इतना मजबूर हो गया है उसको करना पड़ा। इसमें एक्चुअल केस भी है प्रेमवदा बिरला का। प्रेमवदा बिरला ने ऐसे अपने रिलेटिव सारे जो थे ना, वो सारे इंतजार कर रहे थे कि डेथ के बाद हम आए। डेथ के बाद ये बच्चे भी आ गए हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन पता लगा कि वो तो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं। ऐसे प्रेमवदा बिरला ने उनके जो चार्ट अकाउंटेंट थे उनके नाम सब कुछ कर दिया और अपने जो बच्चों को छोड़ दिया। प्रेमवदा बिरला का केस है, उन्होंने अपने चार्ट अकाउंटेंट के नाम सब कुछ कर दिया था। तो ऐसे डिपेंड करता है जो भी करेगा। तो ये हमारा माइंड है। अब इसमें एक डाउट आपके माइंड में आएगा, भाई ऐसे तो फिर कोई भी कह दे जो 4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए कि जी मैंने गिफ्ट कर दिया, अब मैं ठीक हो गया तो मैं क्या करूं। तो कौन से ऐसे नहीं भाई, आप गिफ्ट करोगे रीजनेबल टाइम में, यू मस्ट डाई। लिखा नहीं हुआ, कैन वी राइट लाइक दिस, बट अंडरस्टूड है। और अगर वो सरवाइव कर जाता तो टैक्स हो जाएगा। अब रीजनेबल टाइम क्या कह सकते हैं हम, 10 दिन में डेथ होनी चाहिए, 20 दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक्ट इज साइलेंट। मुझसे जितना बना सकते हैं लॉ बना दिया, बाकी तुम अपने आप देख लो, इनकम टैक्स ऑफिसर से डिस्कस कर लो। मान लो 3 महीने बाद डेथ हुई तो क्या हो गया, ठीक है। 6 महीने बाद डेथ हुई क्या हुआ, ठीक है। लिखा नहीं हुआ लेकिन ठीक है। 5 साल हो गए डेथ ही नहीं होगी तो फिर तो टैक्स होना चाहिए ना। तो ऐसे हर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आएगा, गिफ्ट इन कंट्रोल डेथ, आप इसको एग्जम्प्ट कर देना। रियल लाइफ में बता रहा हूँ आपको, रियल लाइफ में तो भाई सीए के पास मान लो केस आएगा तो सीए एस पर डिसाइड कि इसमें क्या करें। भाई बंदा कहते हैं जी मैंने गिफ्ट दिया था और 3 साल पहले दिया था और डेथ अब हुई है, या उसके बच्चे आए या कोई भी आए तो उसके हिसाब दीजिए। ठीक है, रीड करके देख लो डाउट। हाँ जी बताइए डाउट्स यहाँ तक, इतने पार्ट तक कोई क्वेश्चन। रिलेटिव से मिला हमेशा एग्जम्प्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज हमेशा एग्जम्प्ट है, विल इनहेरिटेंस हमेशा एग्जम्प्ट है, कंटेम्प्ट डेथ हमेशा एग्जम्प्ट है। इसमें 50,000 का हिसाब नहीं है, अनलिमिटेड एग्जम्प्ट है। इतने पार्ट तक डाउट। कौन सी नहीं, कंटेम्प्ट डेथ का है कि बंदा खुद कह रहा है जी नाउ दिस इज गिवन टू यू, हाँ रिटन फॉर्म में। विल में होता है बंदा कहता है मेरे मरने के बाद, वो विल है। ये तो जीते जी अपने दे रहा है, ये कंटेम्प्ट। अगर वो कहता है नहीं अभी नहीं दे रहा मैं, डेथ के बाद, तो वो विल है। और जीते जी अपने हिसाब से दे दे तो कंटेम्प्ट डेथ है, या सीधा गिफ्ट दे दे। वो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस बोलते हैं जब आप ब्लड रिलेशन में रिसीव करते हैं, वो इनहेरिटेंस है। कोई और रिसीव करता है वो इनहेरिटेंस नहीं होता, वो इनहेरिटेंस नहीं होता। अगर कोई ब्लड रिलेशन रिसीव करता है तो इनहेरिटेंस होता है, कोई और रिसीव करेगा तो गिफ्ट में जाएगा। और डेथ के टाइम पे दिया गया गिफ्ट वो कंटेम्प्ट डेथ में जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। चाहे वो किसी को भी दे दो, कंटेम्प्ट डेथ में किसी को भी दे दो। इनहेरिटेंस में किसी को मिलता ही नहीं, मिलता रिलेटिव को है। जो मैं भी बता रहा था, सन, डॉटर, मदर और वाइफ, ये इनहेरिटेंस है।
गिफ्ट कर सकते हैं, हाँ वो गिफ्ट टैक्स हो जाएगा 50,000 से ज़्यादा तो। और HUF की कॉमन प्रॉपर्टी है, उसका गिफ्ट नहीं हो सकता, सेल्फ एक्वायर्ड का हो सकता है। HUF की कॉमन प्रॉपर्टी में तो ऑटोमेटिकली सबका हिस्सा होता है, वो गिफ्ट नहीं कर सकते, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड को कर सकते हैं। बिल्कुल, कंटेंशन ऑफ डेथ में नहीं लगेगा, वैसे दिया तो लगेगा। देखो एक्स ने वाई को गिफ्ट कर दिया 50 लाख का, ये टैक्सेबल है। एक्स ने वाई को कंटेंशन ऑफ डेथ में 50 लाख का गिफ्ट दिया, एग्जाम्प्ट है। मेन डिफरेंस इस बात का है जी। नॉन ब्लड को विल में लिख दिया, एग्जम्प्ट है, लेकिन मैंने कहा था इन जनरल कोई भी पर्सन किसी के नाम में ऐसा नहीं करता है। लॉ हमेशा जनरल के हिसाब से बनता है। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो किसी और को विल में लिख जाए, 99% एक्सेप्ट 1 पेरेंट्स, 1%। लॉ 1% के हिसाब से 99 के हिसाब से बनता है। लॉ टेक्स ए प्रिजम्पशन, ये विल अपने बच्चों के नाम में ही बनती है, इन जनरल नहीं बनेगी। मैं आपको एक एक्चुअल केस बताऊं, राजेश खन्ना का एक्चुअल केस बता रहा हूँ मैं आपको। राजेश खन्ना का नाम तो सबने सुना ही है ना। तो उनकी वाइफ से डिस्प्यूट हो गया था, तो उनकी वाइफ अलग रहती थी, डिम्पल कपाड़िया, डाइवोर्स भी हो गया था, और 2 डॉटर्स उनकी, ट्विंकल खन्ना एंड एक तो अक्षय कुमार की वाइफ है, क्या नाम है उसका, ट्विंकल खन्ना, एक उनकी सिस्टर और है, ठीक है। तो राजेश खन्ना ने क्या किया, लाइफ के लास्ट 10 इयर्स में किसी और लेडी के साथ रहना शुरू कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप, 60 की एज में। ही डाइड एट द एज ऑफ 70, अनीता अडवाणी दैट लेडी। तो इट वाज एविडेंट कि राजेश खन्ना विल इनके नाम में करेगा। देखो आप कोई भी अंदाजा ये तो लगाएगा नहीं। मैं अपने बच्चे वाली बात बताता हूँ। डेथ के बाद शी वाज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि विल तो मेरे नाम में होगी। ओपन किया गया, विल देखा गया, 200 करोड़ का बंगला था, 1 रुपया इसके नाम में नहीं था। दोनों डॉटर्स को आधा आधा कर दिया। अपने बच्चों की कहानी है। 10 साल लिव इन रिलेशनशिप में रखा, मतलब कुछ तो मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देना चाहिए था ना। 1 रुपया भी नहीं दिया, दोनों डॉटर्स को 50-50 दे दिया। तो इन जनरल मतलब विल मान के चलो, चाहे अपने बच्चे कैसे भी हों, अपने बच्चे ही हैं। पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, चलो ठीक है यार जैसा भी था, हम उल्टा काम नहीं करेंगे, तू ही रख, तू ही खुश रहे। 1% तो हो सकता है भाई, गुस्से वाले होते हैं कहीं कि मैं कहीं भी डाल दूँ तेरे को नहीं दूंगा मैं, तो इसलिए वो मान के चलो अपने बच्चों की, ठीक है। देखो डाउट क्या से इतना पार्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो MCD ने ना एक स्कीम स्टार्ट की है कि भी जो भी दिल्ली को साफ सुथरा रखने में हेल्प करेंगे, हर साल ऐसे 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और 2-2 लाख रुपए का उनको गिफ्ट दिया जाएगा। तो इसको टैक्स करेंगे एग्जम्प्ट। ये तो देखो पब्लिक बेनिफिट के लिए है, ताकि सिटी को सब क्लीन रखे। तो गवर्नमेंट से अगर MCD से किसी को कोई भी गिफ्ट मिलता है तो मान के चलेंगे इसी टाइप का होगा, एग्जम्प्ट है। अब एक हॉस्पिटल ने स्कीम चलाई, गंगाराम हॉस्पिटल ने, कि जो भी हेल्थ अवेयरनेस में हेल्प करेगा पब्लिक की, ऐसे 5 लोगों को हम 5-5 लाख रुपये देंगे, वो भी एग्जम्प्ट है। इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है कैंपेन, उसकी बात है, कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं है। दिस इज़ फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ये लिखा है। इस पॉइंट को रीड करके देखो, इस तरह के गिफ्ट भी एग्जम्प्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह की एक्टिविटी चलती है। पब्लिक इंटरेस्ट इज ए मस्ट। गवर्नमेंट पैसा लेके भी क्या करती है, पब्लिक पे तो खर्च करती है। तो गवर्नमेंट से बेटर है यही लेने से पहले ही छोड़ दो।
Next point. Payment received for treatment of COVID-19. If an individual received any amount from any person for treatment of illness related to COVID-19, it will be exempt from income tax. Payment may be received even for treatment of family member of such individual. Individual must have a record of COVID-19 positive report. Should also mention all necessary documents of treatment of disease up to a period of 6 months. Date of declaring COVID-19 positive. Date of the amount received in any financial has to be furnished in the prescribed form to the Income Tax Department within 9 months from the end of such financial year or 31/12/22, whichever is later. एक बार रीड कर लो, डिस्कस करते हैं। देखो, कोविड-19 के दिन आपको भी सबको पता है क्या हुआ था, है ना। कोविड में अब जो बंदा बीमार हो गया, कोविड हो गया, वो या तो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता था या फिर उसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती थी, सीधा वेंटिलेटर पे, आईसीयू वेंटिलेटर। जब वेंटिलेटर पे जाएगा, हॉस्पिटल वाले कहेंगे 2 लाख रुपए पर डे, 1 लाख रुपए पर डे, 5 लाख रुपए पर डे। अब वो गरीब आदमी बेचारा कहाँ से लाए। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रिच पर्सन हैं जिन्होंने सब ने एक दूसरे की हेल्प की। 10 लाख मुझसे ले लो, 5 लाख मुझसे ले लो, 20 लाख मुझसे ले लो, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने कितनों को दिया। अब ये चला गया गिफ्ट में 50,000 से ज़्यादा, मेरे टैक्स लगेगा। बंदा कहता बताओ मैं क्या करूँ, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है और गवर्नमेंट इस पर टैक्स मांगेगी। लेट्स सी डेथ हो गई, पैसा खर्च हो गया, अब टैक्स छोड़ दो। तो सारे कंट्री में इस बात को लेके मुसीबत थी, तो गवर्नमेंट ने फटाफट लॉ को अमेंड किया, लिख दिया कि इससे रिलेटेड जो भी किसको गिफ्ट मिला, कितने भी अमाउंट का मिला, नो प्रॉब्लम, सारा एग्जम्प्ट रहेगा। बस आप रिकॉर्ड रख लेना कि कोविड-19 हुआ था, उसके रिकॉर्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सब रख लेना, वो हमें दे देना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार रीड करके देख लो। अब इसका अगला पार्ट देखो, वो भी कोविड-19 का ही है। मान लो कोविड-19 में किसी बच्चे के मदर फादर दोनों की डेथ हो गई। ऐसे तो बहुत केस हुए थे, सन डॉटर दोनों की डेथ। अब ये बच्चे बताओ क्या करें। तो लोगों ने इनको भी बहुत डोनेशन दिए थे आपकी एजुकेशन के लिए, उसके लिए, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, दिस वॉज ए डायरेक्ट हेल्प। उसे इसमें भी फिर गिफ्ट के हिसाब पे टैक्स जाएगा। चलो इसको भी छोड़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। इफ़ ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, ऊपर वाला ट्रीटमेंट है, नीचे वाले में डेथ हो चुकी है, और अगर एम्प्लॉयर ने दिया पैसा, मान लो फादर कहीं जॉब करते थे, एम्प्लॉयर ने दिया तो उनसे कितना भी दिया हो कुछ नहीं कहेंगे। वो एम्प्लॉयर ने किसी और ने दिया है तो 10 लाख तक छोड़ देंगे। फ्रॉम एनी अदर पर्सन टू द एक्सटेंट दैट सच सम और एग्रीड सच सम डज नॉट एक्सीड 10 लाख। एम्प्लॉयर कितना भी दे दे, कोई और पर्सन देगा तो 10 लाख तक। वंस अगेन आपको सारे रिकॉर्ड रख लेने हैं और डिटेल हमें सबमिट कर देनी है वगैरह वगैरह। बस हमें प्रूफ दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि मिस यूज़ कर लो आप। बस आप रफली रीड करके देख लीजिएगा। इतने पार्ट तक एक बार डाउट देख लो। कोविड-19 चाहे ट्रीटमेंट चाहे डेथ के बाद पेमेंट, इन आइदर केस एज ए स्पेशल केस एग्जाम्प्ट। सारी डिजीज नहीं है, ओनली कोविड। स्पेशल एग्जाम्पशन आया था कोविड के लिए, उस समय तो सबको पता है क्या हालत हुई थी कंट्री के अंदर। लेकिन इंडिया में बहुत लोगों ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और गवर्नमेंट ने भी किया, सबके टैक्स माफ़ कर दिए, कोई बात नहीं, कोई टैक्स बैक नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है। इतने पार्ट तक डाउट देखिए। इसके आगे अब कुछ और डिफरेंट टाइप के पार्ट आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट इसके बाद। यहाँ तक इसको डाउट है देखिए, तो हम मिलेंगे परसों, ठीक है। तब तक आप इतना पार्ट सारा रिवाइज कर लेना, देख लेना। क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि सब मिक्स है, आगे वाला पार्ट भी मिक्स है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अभी मत करना, थ्योरी कर लेना यहाँ तक 2 बार 3 बार। ओके, थैंक यू।